Hi guys, how are you all? You are watching अध्ययनम Academy and myself FCS अतुल जैन। आज मैं आप लोगों को CSET का पेपर 2 जो कि लीगल एप्टीट्यूड के नाम से है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग लीगल एप्टीट्यूड में बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, राइट। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसका जो सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 1 देखो किसकी बात करता है। ये सेक्शन 1 बात करता है एप्लीकेबिलिटी की। और देखो सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं, किसी भी एक्ट का सेक्शन 1, किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 किस चीज़ की बात करता है, एप्लीकेबिलिटी की। तो सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा कि पार्ट ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा, राइट। तो सेक्शन 1 क्या कहता है, देखो, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो सेक्शन 1 क्या कह रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बट क्या हुआ, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 हटा दिया, ये सब आप लोगों को पता है, ठीक। तो एक नया एक्ट पास हुआ है विच इज़ नेम्ड एज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। तो वो एक्ट क्या कहता है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये कहता है कि नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर आल्सो, है ना। इट अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। तो नेट इफेक्ट ये निकलता है आज की डेट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पे अप्लाई होगा, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, राइट। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये जो एक्ट है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अंग्रेजों के ज़माने का एक्ट है, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल पास हुआ था। तो इस एक्ट में क्या है, देखो, काफ़ी सारे लैटिन वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। तो हम लोग वो लैटिन वर्ड्स की बात भी करेंगे। तो मैंने लिखा भी है, देखो, इस एक्ट को कॉपी किया हुआ है किससे, इंग्लिश लॉ से, और इसीलिए इसमें कुछ लैटिन वर्ड्स भी यूज़ किए हुए हैं, कुछ लीगल टर्म्स भी यूज़ की हुई हैं। तो थोड़ी सी लीगल टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े से लैटिन वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट कि बीच बीच में परेशानी ना हो आपको, राइट। तो कुछ लैटिन वर्ड्स इस तरह से यूज़ किए हुए, देखो, लाइक क्विड प्रो क्यो। क्या मतलब होता है क्विड प्रो क्यो का, क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है, देखो, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, देखो, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कुछ ना कुछ बदले में मिलना ज़रूरी है दोनों पार्टीज़ को। देखो, वन मैन कॉन्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, कोई भी बंदा अपने आप से तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, और दोनों पार्टीज़ को बदले में कुछ ना कुछ मिलना ज़रूरी है, राइट। तो क्विड प्रो क्यो का मतलब समथिंग इन रिटर्न, और दैट समथिंग नीड नॉट बी मॉनेटरी, मतलब बार्टर सिस्टम भी चलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको ये पेन बेच रहा हूँ जी, खरीदोगे आप 5,000 रुपये में, आपने कहा ठीक है सर खरीद लेंगे। तो मुझे पेन के बदले क्या मिल रहा है, 5,000 रुपये, और आपको क्या मिल रहा है, 5,000 रुपये के बदले पेन मिल रहा है, राइट। दिस इज कॉल्ड क्विड प्रो क्यो। इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड लैटिन वर्ड की बात करें तो दैट इज कंसेंसस एड आइडम। ये कंसेंसस एड आइडम का मतलब क्या होता है भाई, देखो, कंसेंसस एड आइडम का मतलब है समथिंग इन सेम सेंस, समथिंग इन सेम सेंस। मतलब वो ये कहना चाह रहे, देखो, कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज़ के बीच में हो रहा है, तो जो दोनों पार्टीज़ हैं दे शुड एग्री अपॉन समथिंग इन सेम सेंस। मतलब मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ किसी और चीज़ से रिलेटेड और आप समझ रहे हो किसी और चीज़ से रिलेटेड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास दो मोबाइल फ़ोन हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप मोबाइल फ़ोन खरीदोगे, कौन से वाला मोबाइल फ़ोन खरीदोगे, मेरे पास तो दो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे जो मैंने नया खरीदा है वो वाला फ़ोन, और मैं सोच रहा हूँ जो मेरे पास पुराने वाला है वो बेचूंगा। तो क्या समथिंग इन सेम सेंस है, क्या नहीं है। इट मीन्स कंसेंसस एड आइडम नहीं है। तो कंसेंसस एड आइडम मतलब समथिंग इन सेम सेंस, राइट। नेक्स्ट लैटिन वर्ड सूट फाइलिंग, क्या मतलब है इसका, वो ये कहना चाह रहा है, देखो, नॉर्मली क्या होता है जब दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट होता है ना,
तो दोनों एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि भाई मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा, ठीक है। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या चलेगा, केस फाइलिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे आप, क्या वर्ड यूज करेंगे, सूट फाइलिंग। इट मीन्स आप क्या कहेंगे दूसरी पार्टी को कि मैं आपके अगेंस्ट सूट फाइल करूंगा, केस फाइल करूंगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो जहां जहां भी केस फाइलिंग वर्ड यूज करना है ना आपको, वहां केस फाइलिंग वर्ड यूज नहीं करना है, वहां क्या वर्ड यूज करेंगे आप, सूट फाइलिंग, राइट। इसी तरह से ओडी ओल्टेराम पार्टेम, ये भी एक लीगल टर्म है। ओडी ओल्टेराम पार्टेम का मतलब होता है हियरिंग द अदर साइड, हियरिंग द अदर साइड, हियरिंग द अदर साइड इज कंपल्सरी, ठीक है। हियरिंग द अदर साइड इज कंपल्सरी, मतलब हियरिंग द अदर साइड इज कंपल्सरी मीन्स वो ये कहना चाह रहा है, देखो कि आपने कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, बट कोर्ट में जाके जज आपसे एक बार पूछता ही है कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, दैट इज कॉल्ड हियरिंग द अदर साइड इज कंपल्सरी। मतलब दूसरी पार्टी को सुनवाई का एक मौका ज़रूर देना है, दूसरी पार्टी को सुनवाई का एक मौका ज़रूर देना है, दैट इज कॉल्ड ओडी ओल्टेराम पार्टेम, राइट। तो जैसे एक मूवी भी है, आपने कभी देखी होगी, सलमान खान की मूवी आती है गर्व, गर्व के नाम से। उसमें ये दिखाते हैं कि उसने 18 मर्डर किए हैं, बट फिर भी कोर्ट उससे क्या पूछता है कि भाई आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है। इट मीन्स कोर्ट उससे पूछ रहा है कि बताओ आपने 18 मर्डर क्यों किए। अगर आप जस्टिफाई कर पाते हो, रीज़न बता देते हो, तो शायद आप बच जाए, इसलिए तो पूछ रहा है। तो मीन्स सुनवाई का एक मौका देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना भाई, उसमें टोटल सेक्शन है 266। कितने सेक्शन है टोटल, 266, राइट। जो टोटल सेक्शन है उसमें कितने सेक्शन है, 266 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब इन 266 सेक्शन का हम लोग बाइफर्केशन देख रहे हैं यहाँ, राइट। ये जो टोटल सेक्शन है 266, उसमें से जो सेक्शन 1 to 75 वाले हैं ना, ये हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठीक है। 1 to 75 सेक्शन है जनरल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। इसका मतलब ये है किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ये सेक्शन 1 to 75 तो अप्लाई होते ही होते हैं, राइट। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो हैं सेक्शन 76 से लेके 266 तक। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं, सेक्शन 76 से लेके 266 तक, जिसमें से सेक्शन 76 to 123 जो होते हैं ना, वो तो अब कहाँ शिफ्ट हो गए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में शिफ्ट हो गए। इट मीन्स अब ये सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, कहाँ चले गए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। तो मीन्स ये सेक्शन खत्म हो गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। उसके बाद सेक्शन 124 से लेके 238 तक, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं किसमें, सेक्शन 124 से लेके 238 में। तो ये भी हम लोगों को थोड़े थोड़े डिस्कस करना है, पूरा डिटेल में तो नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोगों के यहाँ, बट थोड़ा थोड़ा पार्ट तो दिया है। सेक्शन 239 से लेके 266 तक ये जो सेक्शन थे, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में शिफ्ट हो गए। आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में शिफ्ट हो गए। इट मीन्स ये सेक्शन भी आज की डेट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, खत्म हो गए वहाँ से, राइट। तो नेट इफेक्ट ये निकला, आज की डेट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शन बचे, एक तो ये वाले 1 to 75 और एक ये 124 to 238। और हमें कौन से पढ़ने हैं, हमें तो दोनों ही पढ़ने हैं, 1 to 75 वाले भी और 124 to 238 वाले भी, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पे अप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पे अप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स पे। और कॉन्ट्रैक्ट तो देखो हर स्टेज में होता है, जैसे आप घर से निकलते हैं तो पता नहीं कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हुए निकलते हैं, आपको पता भी नहीं लगता और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ लो इसका आपको।
ये लो जी, एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो देखो, इन्हें तो सब जानते हैं, जेठालाल, मिस्टर जेठालाल, तारक मेहता को उल्टा चश्मा देखते ही होंगे आप लोग भी, राइट। तो क्या कहते हैं, देखो ये जो तारक मेहता हैं, ये आपको पता ही है इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, राइट। और ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते कैसे हैं, ऑटो से ही। तो ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हैं तारक मेहता कह रहा हूँ, सॉरी, जेठालाल गड़ा, इन्होंने ऑटो वाले से कॉन्टेक्ट किया कि भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाना है, एड्रेस बता दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कहाँ जाना है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाना है। कितने पैसे लेगा, ये कहते हैं जी 200 रुपये लूँगा। तो ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये जो ऑटो वाला है ये अपनी सर्विसेज देगा फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹200। तो मीन्स जेठालाल को क्या मिल रहा है, 200 रुपये के बदले सर्विसेज मिल रही हैं ऑटो वाले की, और ऑटो वाले को क्या मिल रहा है सर्विसेज के बदले, 200 रुपये मिल रहे हैं, राइट। अब ये जो ऑटो वाला है, चलो ऑटो वाले ने इनको दुकान तक पहुंचा दिया। अब दुकान पे जाके ये चाय मंगा रहे हैं जेठालाल जी चाय वाले से, तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो इट मीन्स आप जैसे घर से निकलते हैं, आपको मान लो क्लासेस के लिए जाना है या कहीं ऑफिस के लिए जाना है, तो आपने रिक्शा वाला हायर किया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद मेट्रो में एंटर किया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। ऑफिस पहुंचे, चाय मंगाई, कोल्ड ड्रिंक मंगाई, ये सब भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ होता ही होता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम लोग बात करें, सेक्शन 2 क्लॉज H में दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज H में डेफिनेशन दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट की। क्या डेफिनेशन है, देखो, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब अगर दो चीज़ें मिल जाए ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कौन सी दो चीज़ें मिल जाएं, एक तो एग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सिएबल बाय लॉ, राइट। तो मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। तो ये एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ में जैसे मैंने आपको दिखाया भी है, यहाँ देखो ये जज साहब हैं, है ना, और ये पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है, वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये अपना पार्ट फुलफिल नहीं कर रहा है तो जज साहब ने क्या किया, इसको बांध के खड़ा कर लिया, यही कहता है आपको अपना पार्ट फुलफिल करना पड़ेगा, तो लीगली एनफोर्स करा सकते हैं आप। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या हुआ कि आप लीगली एनफोर्स करा सकते हैं इस केस को, ठीक है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली एनफोर्स करा सकते हैं। तो आपके और मेरे बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई मैं आपको ये पेन बेचूंगा 5,000 रुपये का, और बाद में मैं मना कर रहा हूँ आपको कि भाई मैं नहीं बेचूंगा, तो क्या ये लीगली एनफोर्सिएबल है? ऑब्वियसली है। तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्या बोलेंगे कोर्ट में जाके कि सर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये 5,000 रुपये में ये पेन बेचेंगे, अब ये दे नहीं रहे हैं, तो इनको बोलो कि ये पेन बेचें, ये अपना पार्ट फुलफिल करें, ये अपना प्रॉमिस फुलफिल करें, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, नंबर 1 एग्रीमेंट, नंबर 2 एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब क्वेश्चन राइज होता है, देखो कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। देखो, एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज E। अंडर सेक्शन 2 क्लोज E में एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, और क्या डेफिनेशन है, एवरी प्रॉमिस एंड every set of promises forming consideration for each other। तो इसका मतलब सेक्शन 2 क्लोज E में जो एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, उन्होंने फिर से दो बातें बता दी आपको। कौन सी दो बातें बता दी? नंबर 1 प्रॉमिस होना चाहिए, नंबर 2 कंसीडरेशन होना चाहिए। तो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन अगर मिल जाए तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये प्रॉमिस क्या होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं लोग। प्रॉमिस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज B में है। क्या कहता है 2 क्लोज B में ये, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। कहता है ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाए तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, राइट।
तो नेट इफेक्ट क्या निकला देखो। और हाँ देखो, कंसीडरेशन की भी अगर हम बात करें तो कंसीडरेशन का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कंसीडरेशन मतलब क्विड प्रो क्यो, क्विड क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो, राइट। ठीक है, तो कंसीडरेशन का मतलब क्या था, जिसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कि अगर मैं कुछ आपके लिए फेवर कर रहा हूँ तो मुझे भी बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है जी, तो कंसीडरेशन मैंने यहाँ दिया भी है देखो आपको। तो देखो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, राइट। तो ये जो बी है ये अपनी कार बेच रहा है किसको, मिस्टर ए को, और मिस्टर ए बदले में क्या देगा, पैसे देगा मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी को कार के बदले क्या मिल रहा है, पैसा, और मिस्टर ए को पैसे के बदले क्या मिल रहा है, कार। तो दोनों के लिए कंसीडरेशन है कि नहीं है, इट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है देखो, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो मतलब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी मिलेंगे तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। और फिर हम लोगों ने पढ़ा एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट होने के लिए प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन होना ज़रूरी था। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रॉमिस क्या होता है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिल जाए तो प्रॉमिस प्रॉमिस बन जाता है। तो नेट इफेक्ट क्या निकला देखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, अगर ये दोनों मिल जाए तो क्या बन जाता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, है ना। ये लो जी प्रॉमिस आ गया। अब प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। और अगर ये एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी मिल जाए तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक, तो देखो एक बार मैं इसको टेक्स्ट के वे में भी बता देता हूँ, लो टेक्स्ट की फॉर्म में भी बता देता हूँ। ये लो जी, ऑफर सेक्शन 2A होता है देखो ऑफर का, सेक्शन 2A, ऑफर अंडर सेक्शन 2A प्लस एक्सेप्टेंस अंडर सेक्शन 2B इज इक्वल टू क्या बन जाता है, प्रॉमिस, प्रॉमिस अंडर सेक्शन 2B। तो इसका मतलब जो सेक्शन 2B है ना, वो दोनों चीज़ों का है, एक्सेप्टेंस का भी है प्लस प्रॉमिस का भी है, प्लस साथ में अगर कंसीडरेशन मिल जाए, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन मिल जाए। कंसीडरेशन का सेक्शन होता है 2 क्लोज D, और ये सेक्शन किसके हैं, सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के है ना, 2 क्लोज D। तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा अंडर सेक्शन 2 क्लोज E में, 2 क्लोज E में। और ये एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी अगर मिल जाए तो, एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताया ही था। और एनफोर्सेबिलिटी का सेक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अंडर सेक्शन 2 क्लोज H में। तो एनफोर्सेबिलिटी का सेक्शन क्या है, एनफोर्सेबिलिटी का कोई सेक्शन नहीं है, क्योंकि एनफोर्सेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो अब इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑफर क्या होता है, चलो जी ऑफर की बात कर लेते हैं लोग। ठीक है जी, एसेंशियल एलिमेंट्स। सबसे पहले ऑफर की बात कर लेते हैं। ऑफर के बारे में क्या कहता है, ऑफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज A। क्या कहता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस
कहते हैं अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी विलिंगनेस शो करता है किसी काम को करने के लिए या ना करने के लिए, देखो क्या लिखा है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, तो मतलब किसी काम को करने के लिए भी हो सकता है और ना करने के लिए भी, मतलब पॉजिटिव ऑफर भी हो सकता है और नेगेटिव ऑफर भी हो सकता है। ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अनदर पार्टी। ठीक है, तो मतलब दो चीजें बता रहा है, एक तो आपको अपनी विलिंगनेस शो करना है, ऑफर होने के लिए आपको अपनी विलिंगनेस शो करना है, प्लस विलिंगनेस शो करना है और प्लस किस इंटेंशन से, इंटेंशन भी होनी चाहिए, किस इंटेंशन से कि सामने वाला पार्टी उसमें अपनी कंसेंट दे। आपको अपनी विलिंगनेस शो करना है प्लस वो भी इस इंटेंशन से कि सामने वाला पार्टी उस पर अपनी कंसेंट दे। दोनों चीजें अगर मिलेंगी, विलिंगनेस प्लस इंटेंशन, तो क्या बन जाएगा, ऑफर बन जाएगा अंडर सेक्शन 2 क्लोज ए में। तो विलिंगनेस प्लस इंटेंशन अगर मिल जाए तो क्या बन जाता है, ऑफर बन जाता है जी, अंडर सेक्शन 2 क्लोज ए में। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो इसका, ये लो, तो ये इन दोनों को तो आप लोग सब जानते ही होंगे, ये मिस्टर सलमान खान है और ये कैटरीना। तो मान लो ये सलमान खान है, ये कैटरीना को क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट टू मैरी, आई वॉन्ट टू मैरी। तो क्या ये ऑफर है, नहीं, क्योंकि देखो सलमान ने सिर्फ अपनी विलिंगनेस शो की है, बस इट्स इंटेंशन से नहीं कि वो अपनी कंसेंट दे उसमें, वो अपनी सिर्फ इच्छा जाहिर कर रहा है, ऑफर नहीं कहलाएगा ये। तो ऑफर कब कहलाएगा, जब ये क्लियर कर दे अपनी इंटेंशन को, है ना। क्या इंटेंशन क्लियर कर दे, क्या वर्ड एड ऑन कर दे साथ में कि विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, तब ये कॉन्ट्रैक्ट तब ये ऑफर बनेगा। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन, तो इज इट एन ऑफर, नहीं, ये ऑफर नहीं है। बट अगर साथ में क्या एड ऑन कर दूं कि विल यू परचेज इट, तो क्या बन जाएगा, तब ये ऑफर कहलाएगा। समझ गए बात। तो जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा तारक मेहता, उसमें पोपटलाल है, मिस्टर पोपटलाल, वो क्या करते हैं, सोडा शॉप पे जब शाम को सब लोग मिलते हैं, सोडा पीते हैं, तो वहाँ भी वो अपनी शादी की बात ही करता है। क्या बोलता है कि भाई मुझे शादी करनी है, शादी करनी है। तो क्या वो बैठे हुए जो फ्रेंड्स हैं उसके, लाइक जैसे मेहता साहब हैं, क्या वो उनको ऑफर कर रहा है कि मुझसे शादी कर लो, या जेठालाल को ऑफर कर रहा है मुझसे शादी कर लो, नहीं, वो सिर्फ अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है, ठीक है, शादी करने की, बट ऑफर नहीं कहलाएगा। तो ऑफर कब कहलाएगा, जब वो वर्ड्स एड ऑन करेगा, विल यू मैरी मी, राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी। तो सबसे पहले ऑफर होना चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम कहाँ आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस पे। एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज बी। क्या कहता है एक्सेप्टेंस के बारे में, देखो 2 क्लोज बी, वो ये कहता है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, कहते हैं जिसको आपने प्रपोजल किया या ऑफर किया, वो अपनी ही सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, मतलब वो अपनी कंसेंट दे दे उस पर, वो अपनी उस पर कंसेंट दे दे, तो क्या कहलाता है, एक्सेप्टेंस कहलाता है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो जिसको आपने ऑफर किया, अगर वो उस ऑफर पे अपनी कंसेंट दे दे, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस होता है। चलो इसका भी एग्जांपल देता हूँ एक्सेप्टेंस का भी, ये लो जी, अगेन सलमान खान एंड कैटरीना, है ना, ये लो। तो भाई सलमान ने बोला था कैटरीना को आई वॉन्ट टू मैरी, है ना, आई वॉन्ट टू मैरी। तो क्या ये ऑफर था, नहीं था। बट अगर वो साथ में वर्ड एड ऑन कर दे, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये ऑफर कहलाएगा। तो एक्सेप्टेंस कब कहलाएगा, अगर ये कैटरीना सलमान को रिवर्ट बैक कर दे, क्या, यस आई विल, यस आई विल, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये एक्सेप्टेंस कहलाएगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ये दोनों मिला के अब क्या बन जाएगा, ये प्रॉमिस बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। बात क्लियर है मेरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो देखो हम लोगों ने ऑफर भी पढ़ लिया,
एक्सेप्टेंस भी पढ़ लिया, तो क्या बन जाएगा, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। अब हम लोग बात करें देखो कंसीडरेशन की। कंसीडरेशन का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दैट इज क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो क्या कहते हैं देखो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और promises to do और abstain from doing। तो क्या वर्ड यूज कर रहा है देखो कि प्रोमिसी और अनदर पर्सन हैज डन। हैज डन का मतलब क्या हो गया, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग तो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। एंड सॉरी देखो, डज और एब्सटेन्स जो लिखा है ये प्रेजेंट के लिए बात कर रहा है ना। एंड प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ये किसके लिए बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो नेट इफेक्ट क्या निकला कि जो कंसीडरेशन है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दोनों तीनों चलेंगे, राइट। तो कंसीडरेशन इन शॉर्ट जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि समथिंग इन रिटर्न एंड दैट समथिंग नीड नॉट बी मॉनेटरी, राइट। वैसे कंसीडरेशन फुल फ्लैश हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अपने आप में वो एक चैप्टर भी है। तो कंसीडरेशन होना भी ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। तो मीन्स ऑफर होना चाहिए प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। अब प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन मिल जाए तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी मिल जाए तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो एनफोर्सेबिलिटी की तो डेफिनेशन है ही नहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो एनफोर्सेबिलिटी का मतलब तो सिर्फ इतना होता है कि जिसको आप लीगली एनफोर्स करा सको कोर्ट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एक एग्जांपल देता हूं देखो ओवरऑल। मान लेते हैं ये मिस्टर रमेश है, ये मिस्टर रमेश हैं, ये मिस्टर सुरेश हैं। रमेश ने सुरेश को ऑफर किया, क्या ऑफर किया कि भाई मेरी कार है, खरीदोगे 2 लाख रुपए में, या चलो 1 लाख रुपए में, ठीक है। सुरेश कहता है जी बिल्कुल खरीद लेंगे 1 लाख रुपए में। तो देखो रमेश क्या दे रहा है, कार दे रहा है किसको, सुरेश को। और सुरेश कार के बदले क्या दे रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा है किसको, रमेश को, ठीक। तो रमेश ने ऑफर किया सुरेश को कि आई वांट टू सेल माय कार, विल यू परचेज इट। सुरेश ने कहा यस आई विल फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹1 लाख। तो मीन्स सुरेश को 1 लाख रुपए के बदले क्या मिल रहा है, कार मिल रही है, राइट। और रमेश को कार के बदले क्या मिल रहा है, 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो दोनों के लिए कंसिडरेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बिल्कुल। देखो ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, तो प्रॉमिस बन गया, और साथ में कंसिडरेशन भी है, दोनों को कंसिडरेशन भी मिल रहा है एक दूसरे को। तो अब ये क्या बन गया, जाके कॉन्ट्रैक्ट बन गया, राइट, ठीक है। अब इसमें देखो अदर एसेंशियल एलिमेंट्स भी आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये अदर एसेंशियल एलिमेंट्स की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्ययनम अकेडमी। थैंक यू।